बच्चों हम चैप्टर कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट के बारे में, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, सिविक्स का ये आपका चैप्टर है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहुंचे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पार्ट पे। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दो तरह की होती हैं, एक मोनार्ची और एक डेमोक्रेटिक। सो अभी हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपने इंडिया में देखी है, आप इंडिया में रहते हैं, आपने इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखी है। कैसे? आप देखते हो इलेक्शंस होते हैं, आपके मम्मी पापा वोट करने जाते हैं, उनको कुछ देना नहीं होता है, वो पैसे देके वोटिंग नहीं करते हैं, वो उनका राइट है, अधिकार है आपके पेरेंट्स का वोट करना। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपके पड़ोसियों के पेरेंट्स, इवन आपके दादा दादी, ठीक है, सब। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो। अब आप सोचोगे वोटिंग और डेमोक्रेसी कैसे एक साथ हुए। तो देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है नेता चुनना इलेक्शंस के थ्रू, मतलब इलेक्शंस करके नेता चुनना। तो आपके पेरेंट्स जो वोट डालने जाते हैं वो एक्चुअली नेता चुनते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इलेक्शंस जो हैं बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू नेता चुने जाते हैं। जबकि जो मोनार्ची गवर्नमेंट थी उसमें राजा रानी होते थे। ठीक है, सो वो राजा रानी तो कैसे आते थे, जैसे उसके पापा राजा थे तो वो उसके पापा की डेथ हो गई तो उसका बेटा राजा बन गया, उसके बेटे की डेथ हो गई तो उसके बेटा, ऐसे। पर डेमोक्रेसी में इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, मतलब जो क्राइटेरिया इलेक्शन का वो पूरा कर, क्वालिफिकेशन हुई या कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी उसका क्राइटेरिया है इलेक्शन लड़ने का, अगर वो इलेक्शन का वो क्राइटेरिया पूरा करता है तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। सो इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी हैं। सो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एकदम आजादी होती है आपको अपनी सरकार चुनने की। सो व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? तो आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी है और जो ये हमारा अचीवमेंट है, जो हमारी जीत है, डेमोक्रेसी की जो जीत है वो मतलब हमने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के सामने, वो उसकी लड़ाई है, मतलब उसी की जीत है डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी के लिए इंडियंस ने बहुत लड़ाई लड़ी है। ठीक है, सो और बहुत सारी ऐसी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब सरकार जो लोग चुनते हैं। आज अगर हमने आज कोई गवर्नमेंट चुनी है, ठीक है, आज कोई गवर्नमेंट है हमारे देश में, तो क्यों चुनी है? क्योंकि हम सब लोगों ने, ठीक है, हम जितने भी भारतीय हैं हमने वोट किया है, इसलिए वो सरकार आज खड़ी है। ठीक है, अगर हम उन्हें वोट नहीं करते और हम अगर किसी और पार्टी को वोट करते तो आज वो हमारे देश को चला रहे होते। ठीक है, सो हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है, पीपल का रोल होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, जबकि जो मोनार्ची होती है उसमें पीपल का कोई रोल नहीं होता है, उसमें ऑटोमेटिक राजा जो होते हैं उनके मतलब उसमें सब कुछ लोगों का कुछ पार्ट ही नहीं होता है, और डेमोक्रेसी में लोगों का पार्ट होता है। तो डेमोक्रेसी अच्छी हुई ना, जहाँ पे लोगों की सुनी जाए, वो अच्छा ना, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा। सो डेमोक्रेसी में हमारे पास पावर होता है लीडर्स को चुनने का। सो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो पीपल द्वारा होता है, और मतलब ऐसा होता है कि लोग खुद ही रूल करते हैं, ऐसा समझ लो, क्योंकि हम लोगों में से ही कोई एक नेता होता है। वो जो नेता होता है कोई कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हम में से, जैसे कोई भी नेता, आप उसकी स्टोरी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि देखो ये कितना पहले गरीब था, ये तो चाय वाला था, तो आज तो ये प्रधानमंत्री बन गया। तो वो कौन था? वो हम में से ही था ना, हम में से कोई एक थे वो। ठीक है, तो आज वो कहीं पहुंचे तो हम में से ही
कल आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक फ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सबको पूरा पूरा एक जो कहते हैं पूरा पूरा राइट है उन्हें अपने आप को प्रूव करने का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों द्वारा चुना गया, डेमोक्रेसी मतलब मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी वैसी गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों की चलती है। In representative democracy, people do not participate but instead choose their representative through an election. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, for government cannot call itself dem unless it allows what is known as universal adult franchise. अच्छा, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कौन सा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को एडल्ट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब सब, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। हमारा देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पालन होता है, मतलब सब सिटीजन्स जो कि 18 साल के ऊपर हैं उन्हें राइट टू वोट दिया गया है। चाहे वो बीमार हो, बहुत बीमार हो, वो चाहे तो जाके वोटिंग कर सकता है, चाहे वो विकलांग हो मतलब उसके फिजिकली डिसेबल्ड हो, भाई उसके भगवान ने हाथ पैर सलामत नहीं है, उसके भगवान ने नहीं दिए, तो भी वो वोटिंग करने जा सकता है। आंखें नहीं है तो भी जा सकता है। 18 साल से ऊपर कोई भी वोटिंग करने का राइट रखता है हमारी इंडिया में, ठीक है। एक बहुत बूढ़ा आदमी है, वो चाह रहा है मैं वोटिंग करूं, उसको व्हील चेयर पे जाना है, वो व्हील चेयर पे भी जाके वोट कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारी देश का एक बहुत, आप कहेंगे ना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। सो अभी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है? द मेन फीचर of a democracy is that the people have the power to elect their leaders, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि जो लोगों के पास पावर होता है वो लीडर्स को इलेक्ट करने का पावर होता है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को representative democracies, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन से, ठीक है। लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। but instead choose their representatives through an election process. But instead choose
representatives through election प्रोसेस। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि लोग मतलब लोगों के पास पावर होता है। द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। उनके पास पावर होता है लीडर्स को चुनने का। दे हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लोग सीधा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर इंस्टेड वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। लोग सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। सो यही ब्यूटी है हमारे देश की। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अच्छा, एक और वर्ड आया यहाँ पे, एक वर्ड आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या होता है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत बार देखने मिलती है, ये आज आप याद ही कर लो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब that allow all adults in the country to vote when all adults in the country are allowed to vote। ठीक है, देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जब सारे एडल्ट्स किसी भी कंट्री में जिनको वोटिंग राइट्स है, व्हेन ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, देन द डेमोक्रेसी, देन इट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, मतलब जब सारे एडल्ट्स मतलब 18 साल के सारे लोग जब वोटिंग करते हैं किसी भी देश में, तो हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो हमेशा से पर ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि पहले मतलब जैसे पहले क्या होता था कि भाई औरतों को वोटिंग नहीं देने जाती थी, औरतों को कम समझा जाता था, और गरीबों से भी वोटिंग नहीं कराई जाती थी, जो गरीब होते थे। तो पहले ऐसे होता था, कौन वोटिंग कर सकता है, खाली मेन, और वो भी कौन से मेन, जो एजुकेटेड हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऐसे मेन ही वोट कर सकते थे। मतलब औरतें नहीं कर सकती थी, पुअर नहीं कर सकते थे, और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। जो एजुकेटेड नहीं है वो भी वोट नहीं कर सकते थे पहले के टाइम में। ठीक है, फिर तो फिर कंट्री कैसे चलती थी, इन्हीं लोगों के हिसाब से, मतलब जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे और जो जिनके पास प्रॉपर्टी मतलब जो पैसे वाले थे और पढ़े लिखे थे, उनके हिसाब से कंट्री चलती थी। तो इंडिया में जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, इंडिया 1947 में आज़ाद हुई, उससे पहले की बात है। तो जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, आज़ादी नहीं मिली थी, तो कुछ ही लोग, कुछ ही माइनॉरिटी वोट कर सकती थी। माइनॉरिटी मतलब छोटा सा ग्रुप। मैं पढ़ रही हूँ आपके पेज नंबर 33 पे पढ़ रही हूँ आपकी सिविक्स टेक्स्ट बुक में। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से जो पहले माइनॉरिटी ही वोट करती थी, कुछ ही लोग वोट करते थे। ठीक है, और फिर वो कुछ लोग पूरे देश की किस्मत एक तरह से लिखते थे। मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ प्रॉपर्टी वाले लोग वोटिंग करते थे और उनके हिसाब से सरकारें चुनी जाती थी। फिर गांधी जी को बहुत ही झटका लगा कि ऐसा कैसा, ये तो बहुत ही भेदभाव है, ये तो अन्याय है। ठीक है, तो फिर उन्होंने डिमांड किया कि भाई
इंडिया में सारे एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार दिया जाए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी हो। ठीक है। सो गांधी जी ने क्लियर बोला कि भाई वोटिंग तो सब करेंगे इंडिया में, और उसी को ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब सब लोग, यूनिवर्सल मतलब सब, एडल्ट मतलब एडल्ट आपको पता है 18 साल से बड़े सारे एडल्ट, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। तो जिस देश में सारे एडल्ट्स को वोटिंग के अधिकार मिले हुए हैं वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कानून बोला जाता है। हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड। अब गांधी जी मैगजीन में लिखते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। कब? 1931। तो उन्होंने क्या लिखा था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक आदमी जिसके पास पैसा है वही वोट करे, और पर एक आदमी जो कैरेक्टर वाला है पर खाली उसके पास पैसा नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वोटिंग ना करने दी जाए, या एक आदमी जो बहुत सच्चाई से काम करता है, मेहनत से काम करता है, मजदूरी करता है, और उसको इसलिए वोट नहीं दिया देने जाए क्योंकि वो गरीब है। ठीक है। गांधी जी को बहुत धक्का लगा था जब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में कुछ लोगों को वोटिंग करने नहीं दी जाती थी। ठीक है। सो गांधी जी इन द जर्नल यंग इंडिया in 1931 supported the idea of universal adult franchise। मतलब गांधी जी ने ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो सोच थी उन्होंने अपने जर्नल में 1931 में लिखा, और आप बोल सकते हो इसके बाद ही इंडिया में ये कानून लागू हुआ। ठीक है। सो इससे पहले इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन वोट करता था? बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली एजुकेटेड मैन and men with property were allowed to vote। ठीक है। मतलब एजुकेटेड मैन एंड मैन विथ प्रॉपर्टी, मतलब पढ़े लिखे लोग और जिनके पास प्रॉपर्टी है वो लोग, उन्हीं को ही वोटिंग अलाउड करते थे। ठीक है। सो चैप्टर एंड्स हियर। ये चैप्टर इतना ही था। औरतों को नहीं थी भाई आजादी वोटिंग करने की। ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, और हम फिर अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। द चैप्टर वाज रियली वेरी इजी। भाई गवर्नमेंट क्या है? ठीक है। सो गवर्नमेंट, पहले तो व्हाट इज गवर्नमेंट, हमने सारे गवर्नमेंट के सारे कायदे कानून पढ़े कि गवर्नमेंट का काम क्या क्या है, वो सब पढ़ा। इसके बाद हमने गवर्नमेंट के लेवल्स पढ़े। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा कि लॉज एंड गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा जो कि 2 हैं, मोनार्ची और डेमोक्रेटिक, और हमारी इंडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, आज पढ़ा। और फिर हमने गांधी जी के विचार पढ़े जो उन्होंने अपनी जो जर्नल मतलब वो जो नॉवल, जर्नल मतलब वो छोटी छोटी पत्रिका लिखते थे, वो 1931 में लिखते थे तब। तो यंग इंडिया नाम था उस जर्नल का या उस मैगजीन का। तो उसमें वो अपने विचार लिखते थे। तो उन्होंने अपने विचारों में ये लिखा था कि मेरे को ये आइडिया सोच के झटका लगता है कि खाली भाई एजुकेटेड ही वोट कर रहे हैं। एक अगर अनएजुकेटेड आदमी है पर वो बहुत मेहनती है तो वो वोट क्यों नहीं कर सकता है, और अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं, कोई गरीब है तो क्यों वो वोट नहीं कर सकता है। मुझे
इस ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे गांधी जी के विचार। बच्चों अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर हमने पूरा कर लिया, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही ज्यादा मतलब समझने लायक चैप्टर था। इस आप रह रहे हो इंडिया में, आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी है इंडिया क्या, क्यों लॉज हैं, क्या गवर्नमेंट है। सो ये आपने बहुत अच्छा कुछ सीखा अपने लिए, आपने नॉलेज गेन की। सो पेज 34 पे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं। पेज 34 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखो और बताओ कि गवर्नमेंट किस तरह से हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सो क्वेश्चन 1, व्हाट do you understand by the word government? List 5 ways in which you think the government affects your daily life. So answer, गवर्नमेंट की डेफिनेशन बोलो और बताओ गवर्नमेंट किस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सो गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्निंग बॉडी। Government means a governing body। governing body मतलब चलाने वाला, ठीक है, चलाने वाला सिस्टम। governing body that makes decisions, जो decisions लेती है and gets them इम्प्लीमेंटेड। डिसीजन लेती है और इम्प्लीमेंट भी करती है। इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी करती है। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, और गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्निंग बॉडी जो डिसीजंस लेती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है उनके सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट का काम क्या है? 5 कौन से काम हैं जो हमारी डेली लाइफ में करती है? सो पहला काम है 5 ways in which government affects our daily life। फर्स्ट, पहला तरीका कौन सा है? गवर्नमेंट क्राइम कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, मेक्स लॉज, दे इम्प्लीमेंट देम। गवर्नमेंट कानून बनाती है और गवर्नमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट भी करती है। इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी करती है। फिर गवर्नमेंट हेल्प्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज।
गवर्नमेंट जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो उस टाइम मदद करती है लोगों की। गवर्नमेंट मेंटेन्स पीस इन द सोसाइटी। गवर्नमेंट कंट्रोल्स क्राइम, गवर्नमेंट क्राइम को भी कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स क्राइम, ठीक है। सो किस तरह से 5 कौन से तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सो पहला, गवर्नमेंट कानून बनाती है। कानून बनाती है, लॉज, लॉज मतलब कानून, कि आप लूटपाट नहीं कर सकते हो, आप किसी को छेड़ नहीं सकते हो, ये सब कानून है, ठीक है। कोई आपको कोई पैसा लेके चला जाए, आप कहाँ जाओगे? सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसकी है? गवर्नमेंट की है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट है, इसीलिए लोग मतलब लॉज फॉलो करते हैं। सो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, दे इम्प्लीमेंट देम, और इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी करती है, नियम लागू भी करती है, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी आपसे, भाई कोरोना में बाहर नहीं निकलना है, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो पालन भी करा, मेक किया, लॉ बनाया, फिर उसको पालन भी कराया। गवर्नमेंट हेल्प्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज मतलब कभी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, हेल्प्स इन नेचुरल कैलामिटीज। सो नेचुरल कैलामिटीज का मतलब कभी अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब अर्थक्वेक और सुनामी वगैरह, ऐसी अगर हमारे देश पे अगर प्राकृतिक विपदाएं आ जाएं, अगर ऐसी तकलीफें आ जाएं, तो सरकार हेल्प करती है। गवर्नमेंट मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या करती है? पीस मेंटेन करती है, शांति मतलब कभी दंगे वंगे होते हैं तो सरकार आके शांति करवाती है। अगर लोग झगड़ रहे हैं सड़कों पे तो तुरंत पुलिस हाजिर होती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। गवर्नमेंट कंट्रोल्स क्राइम। गवर्नमेंट क्राइम को भी कंट्रोल करती है। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो गवर्नमेंट तुरंत उसे सजा देगी। तो गवर्नमेंट मतलब पुलिस। गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है? पुलिस आती है, ठीक है। सो पुलिस किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के तो हाथों में है। सो इस तरह से गवर्नमेंट ये 5 तरीकों से हमारी एक लाइफ से जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, लॉ, क्राइम, ठीक है, ये सब चीजें जुड़ा हुआ है। सो गवर्नमेंट इन 5 जगहों में हेल्प करती है। और गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो गवर्न कर रहा है, चला रहा है, कुछ चलाना। सो गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस, वो गवर्निंग बॉडी है जो डिसीजन लेती है एंड गेट्स देम इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। डिसीजन लेती है और उसे लागू भी करती है। इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू करना। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन्स के भले के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन 2 है, Why do you think government needs to make rules for everyone in the form of laws? गवर्नमेंट को जरूरत क्या पड़ी है कि रूल्स बनाए, कानून बनाए? क्या जरूरत पड़ी है? क्यों गवर्नमेंट क्यों कानून बना कर करती है? सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ये हम कर रहे हैं पेज 192 पे ही कर रहे हैं, ठीक है। 192 का हम सेकेंड नंबर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, सो व्हाई डू यू think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? देखो, आपको क्यों लगता है गवर्नमेंट को रूल्स की जरूरत है? गवर्नमेंट को कानून बनाने की जरूरत है लॉज के फॉर्म में। कानून के फॉर्म में रूल्स क्यों बनाने हैं सरकार को? सो क्यों? क्योंकि हमारे समाज में शांति बनी रहे, पीस बना रहे,
और हमारे सोसाइटी में जो हमारा समाज है वहां पे एक डिसिप्लिन रहे, ठीक है, कोई भी कुछ भी ना करे। जैसे आज किसी का मन किया भाई मैं करोड़पति बन जाऊं, किसी के भी करोड़पति के घर में घुस जाए, उसको मार के उसका पैसा ले आए, ठीक है, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी। पुलिस क्यों पीछे पड़ी? क्योंकि लॉ है, कानून है कि अगर आप गलती करोगे आपको सजा मिलेगी। तो इसलिए भले हमें मन करता है हम करोड़पति लखपति बन जाएं, पर हम कभी किसी को लूटने का नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि कानून है, अगर हमने कुछ गलत किया हमको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉ बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, इसलिए हम डरते हैं कुछ गलत करने से, और इसीलिए सोसाइटी में शांति बनी रहती है, पीस है, ठीक है। So government needs to make rules for everyone in the form because law establishes justice। लॉ से क्या मिलता है? न्याय मिलता है समाज में। जस्टिस मतलब किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको न्याय मिलता है, ठीक है, क्योंकि कानून बने हुए हैं तो वो सीधा कोर्ट में जाएगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ। तो लॉ एस्टैब्लिशेस जस्टिस, ठीक है। लॉज आर मेड टू, लॉज क्यों बनाए गए हैं? लॉज आर मेड टू अचीव इक्वालिटी एंड राइट्स। मतलब लॉज क्यों बनाए गए हैं? अचीव का मतलब हासिल करना, फॉर द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स को अपना हक मिले, सिटीजन्स को इक्वालिटी मिले, इसीलिए लॉज बनाए। इक्वालिटी भाई हम सब एक हैं, ठीक है। कहते हैं ना भाई कानून की नजर में ना गरीब है ना अमीर है, हम सब एक होते हैं। और लॉज ये जो मतलब सिटीजन्स की राइट्स भी लॉज की वजह से ही फॉलो होती है, ठीक है। सो लॉज मेक्स इट मैंडेटरी टू ओबे द रूल्स, ठीक है। सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो लॉज की वजह से वो मैंडेटरी मतलब इसेंशियल, जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। अगर नियम बने हैं तो आपको सरकार के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको एक ऐसे बोला जाता कि हम रूल बना रहे हैं कि सबको घर बैठना है, लॉकडाउन करना है, ठीक है, रूल बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल के छोड़ देते तो आप लोग मानते ही नहीं। रूल तो बनाया, पर रूल को सरकार ने क्या बना दिया? लॉ, कानून बना दिया कि अगर आप घर नहीं बैठोगे हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो आप डर के घर बैठे ना लॉकडाउन में, ऐसे। गवर्नमेंट लॉ क्यों बनाती है? लॉ एस्टैब्लिशेस जस्टिस, उससे न्याय मिलता है। लॉ बनने से हमें क्या मिलता है? न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। लॉज आर मेड टू अचीव इक्वालिटी, लॉ से हमें इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी रहती है हम सब में, और लॉ से राइट्स भी सिटीजन्स के अचीव होते हैं, भाई हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, इक्वालिटी मिलती है, और लॉज की वजह से ही हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। ये 2-3 कारण हैं कि सरकार लॉज बनाती है। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 important features. Name 2 essential features of डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी 2 खास बातें, तो क्या खास बातें हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग सरकार चुनते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और दूसरा फर्स्ट, 2 essential features, आंसर 2 essential features
ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दो खास बातें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। पहली खास बात क्या है? सो हियर इट इज पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। ठीक है, सो पीपल इलेक्ट लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, लीडर्स कौन चुनता है? लोग चुनते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और दूसरा, और पीपल इनडायरेक्टली रूल देमसेल्व्स। ठीक है, पीपल इनडायरेक्टली रूल themselves in a democratic government। मतलब दो फायदे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली कि लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, पीपल इलेक्ट लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोग अपने नेता खुद चुनते हैं। ठीक है, सेकेंड, पीपल इनडायरेक्टली रूल देमसेल्व्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक तरह से हम ही खुद रूल कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि हमने नेता चुना। ठीक है, तो नेता तो हमारी सुनेगा ना, तो इसीलिए। ठीक है, सो ये दो खास बातें हैं डेमोक्रेटिक में। पहली खास बात, हम अपने नेता खुद चुनते हैं, और दूसरा, एक तरह से हम खुद ही रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाट was the suffrage movement? What did it accomplish? सफरेज मूवमेंट क्या है और इससे क्या हुआ? अब देखो, सफरेज मूवमेंट एक टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी में है, वो साइड में बॉक्स में था, मैंने चैप्टर में वो कराया नहीं, पर मैं अभी समझा देती हूँ। सफरेज मूवमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि पहले औरतों को वोट नहीं करने देते थे लोग। ठीक है, औरतों को वोट नहीं करने देते थे, तो औरतों ने क्या किया? आंदोलन किया। सफरेज मूवमेंट का मतलब औरतों का आंदोलन कि हमें वोट करने दो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सफरेज मूवमेंट। ठीक है, द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमन केम टू बी नोन एज द सफरेज मूवमेंट। ठीक है, तो लोग, औरतों द्वारा आंदोलन कि हमें वोट करने दो, औरतें आंदोलन पे उतर आई, क्योंकि पहले वोट ही नहीं करने देते थे। और बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूरोप, यूएसए, मतलब उनको बहुत ही लड़ाई करनी पड़ी। ठीक है, तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो वुमन को थोड़ा सा फायदा हुआ, मतलब थोड़ा सरकारों ने बोला हाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब औरतों को जैसे टाइम के साथ, जैसे जैसे उनको टाइम के साथ औरतों ने दिखाया कि हम कैपेबल हैं, हम भी काम कर सकते हैं, तो फिर वो लोग अपने लिए वोट की राइट मांगने लगी। और अमेरिकन वुमन को 1920 में वोट करने का अधिकार मिला, यूके में जो है 1928 में मिला। ठीक है, मतलब पहले दुनिया के बड़े बड़े देश भी औरतों को वोट नहीं करने देते थे, जो हम बड़े बोलते हैं ना, यूएसए है, फिर लंदन है, वहां पे औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। फिर औरतों ने धीरे धीरे आंदोलन किया, मतलब उन्होंने क्रांति की, और उन्होंने क्या बोला? हमें वोट करने दो। ठीक है, तो हमें वोट करने दो, और फिर उनको वोट करने दिया गया। सो उसके लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, फिर उन्होंने घर पे भी काम किया, बाहर जाके भी काम करती थी, उन्होंने प्रूव किया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और फिर उन्हें वोटिंग राइट्स मिली। तो औरतों का आंदोलन वोट करने के लिए, उसे कहा जाता है सफरेज मूवमेंट। ठीक है, सफरेज मूवमेंट। आंसर, द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमन केम टू बी नोन एज सफरेज मूवमेंट। ठीक है,
तो मतलब औरतों ने जो आंदोलन लड़ा वोटिंग राइट्स के लिए, उसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सो द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन came to be known as सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, तो औरतों ने जो वोटिंग राइट्स के लिए मूवमेंट किया, औरतों ने जो आंदोलन किया, उसे हम कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, तो व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, इससे हुआ क्या, सफ्रेज मूवमेंट करने से हुआ क्या, ये जो आंदोलन लड़ा औरतों ने उससे हुआ क्या। तो सफ्रेज मूवमेंट मतलब आंदोलन जो औरतों ने लड़ा कि हमें वोटिंग करने दो, तो इससे हुआ क्या, तो अमेरिकन वुमन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका की औरतों को वोटिंग राइट्स 1920 में मिले और यूके की औरतों को गॉट द वोटिंग राइट्स इन 1928। ठीक है, तो मतलब आंदोलन करा औरतों ने, पूरी दुनिया में आंदोलन किया, तो आंदोलन करने, सफ्रेज मूवमेंट उस आंदोलन को बोलते हैं। और फिर उनको जो वोटिंग राइट्स दी, आखिर सरकारें हार गई कि नहीं अब हम औरतों को राइट देंगे, तो सरकारों ने जब माना तो उसे वो उनकी जीत हुई। ऐसे लिखा है ना, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, मतलब ये करने से हुआ क्या, तो ये करने से इनको अधिकार मिला। अमेरिका की औरतों को, लंदन की औरतों को, फिर धीरे धीरे इंडिया की औरतों को भी मिला, ऐसे करके फिर सारी दुनिया की औरतों को अधिकार मिलने लगे। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। अभी क्वेश्चन 5 देखो, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी एकदम स्ट्रांगली मानते थे कि इंडिया के हर एडल्ट को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज, पर कुछ लोग वो उनकी बात से सहमत नहीं थे, गांधी जी की बात से कि भाई सबको अधिकार मिलना चाहिए, उसकी बात से सहमत नहीं थे। They feel that the illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। वो क्या मानते थे, जो अनपढ़ लोग हैं और गरीब भी हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। What do you think? अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया कि आप क्या सोचते हो, What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? आप सोचते हो ये किसी तरह का भेदभाव होता? Give 5 points to support your views। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके लिए है कि गांधी जी ऐसा सोचते थे कि अनपढ़ हो या गरीब हो उसे वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, पर कुछ लोग सोचते थे कि अनपढ़ और गरीब को क्या करे अधिकार देके, वो क्या वोट करेगा। उसमें आप क्या सोचते हो, आपकी अपनी सोच लिखनी है। सो लिखा है व्हाट डू यू थिंक। सो मतलब मैं किसके फेवर में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ गांधी जी व्यूज। व्हाट डू यू थिंक, तो आंसर आई एम इन फेवर ऑफ गांधी जी व्यूज, मैं गांधी जी के व्यूज के फेवर में हूँ। फिर क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, गरीबों को वोट ना करने देना और इलिटरेट अनपढ़ को वोट ना करने देना, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होगा। हाँ, ये भेदभाव होगा। सो डू यू थिंक, यस दिस वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन। अब तीसरा सवाल कर रहा है, गिव 5 पॉइंट्स
टू सपोर्ट योर व्यूज। सो 5 पॉइंट्स क्या लिखोगे? तो पहला पॉइंट, ऑल सिटीजन्स all citizens are equal before law। ठीक है भाई, हर सिटीजन इक्वल है कानून के आगे। ठीक है, all citizens have equal rights। सब सिटीजन्स के पास समान अधिकार भी है। ठीक है, सो नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ इट्स पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। किसी के भी साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो गरीब है या वो अनपढ़ है। ऑल सिटीजन्स शुड बी गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स। सारे सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। Since each citizen is the part of the country। कह रहा है 5 आपकी बातें रखो। भाई अगर आप गांधी जी की इस बात से एग्री करते हो कि भाई सबको वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, 5 अपनी बातें रखो। तो ये आपने 5 बातें रखी। पहली बात कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के आगे सब इक्वल हैं। दूसरी बात, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल अधिकार हैं। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ इट्स पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। सो किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए गरीबी या इलिटरेसी की वजह से। ऑल सिटीजन्स शुड बी गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स, इसलिए हर सिटीजन को इक्वल वोटिंग राइट देनी चाहिए। फिफ्थ, सिंस ईच सिटीजन इज द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि हर सिटीजन पार्ट है हमारी कंट्री का, तो सबको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म की। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। वी विल डू इट इन द अनदर लेक्चर। ठीक है, आई एम एंडिंग हियर बाय। प्लीज डू रीड द एंटायर चैप्टर। चैप्टर इज easy. See the video at least 2 times. Complete the entire work in the good handwriting and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.